तो दोस्तों आज अनुच्छेद 122 से स्टार्ट करेंगे। जो पिछले भाग में हम लोग 121 तक पढ़ चुके थे। तो 122 में अनुच्छेद संख्या 122 में क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। पहला एक कहता है संसद की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। दूसरा है संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। ये अध्याय 3 आ जाता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। फिर आते हैं 123 नंबर अनुच्छेद है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। पहला है उस समस्या को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति द्वारा यानी कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। दूसरा है इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश क में ये आपका संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से यह जो है पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों यानी कि दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। और ख है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए आहत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। तीसरा है यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश का कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य नहीं होगा। चौथा अध्याय आता है संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद नंबर 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उसके बाद दूसरा आता है अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा
उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद पर धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। फिर ख आता है, किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। फिर आपका ये चीज संविधान संशोधन जो दिया है, दूसरा क है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तीसरा है, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है। और क, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या ख, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या ग, राष्ट्रपति की राय को पारंगत विधिवेत्ता है। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण है कि स्पष्टीकरण 1 है, इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2 है, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। चौथा नंबर है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के द्वारा प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। फिर 5वां नंबर है कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। 6वां है, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 7वां नंबर है, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र
के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। तो आज 123 तक, 124 तक, जो कल से 124 क से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।